आज हम इल्तुतमिश एवं बलबन जो दो मामलुक सुल्तान थे उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश को जैसा हमने पहले पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश ने सुदृढ़ता प्रदान करी। बाद में जब बलबन आया तो बलबन ने भी अपने राजत्व सिद्धांत के द्वारा और अपनी नीतियों के द्वारा दिल्ली सल्तनत को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। तो दोनों ही सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करी। तो फिर दोनों में से श्रेष्ठ शासक हम किसे कहें, ये एक प्रश्न उठता है। तो इसका सारांश मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि इल्तुतमिश जो था उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य शुरू किया और उसकी उपलब्धियां कई क्षेत्रों में रहीं। प्रशासनिक क्षेत्र में, कूटनीतिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, मुद्रा के क्षेत्र में। दूसरी ओर बलबन जो था, बलबन का पूरा ध्यान सुल्तान के पद की फिर से प्रतिष्ठा स्थापित हो जाए और शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, इस पर था। तो इल्तुतमिश की उपलब्धियां तो कई क्षेत्रों में थी, परंतु बलबन की उपलब्धियां थोड़े ही क्षेत्र में थी। परंतु यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं टिका, जबकि बलबन ने जो सीमित क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की वो अधिक स्थायी रही। तो जिस व्यक्ति की उपलब्धियां अधिक स्थायी रहती है उसे ही हम महान कहते हैं। तो जहाँ तक इल्तुतमिश और बलबन की तुलना का प्रश्न है, हम अंत में बलबन को ही इल्तुतमिश की तुलना में अधिक महान शासक पाते हैं। ये दोनों ही मामलुक शासक थे। दोनों का राज्यारोहण समस्यापूर्ण परिस्थितियों में हुआ था। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था और इल्तुतमिश के समय में गद्दी पर बैठते वक्त कई समस्याएं थी। हमने पहले पढ़ा था कि उस वक्त यल्दोज और कुबाचा उसे चुनौती दे रहे थे। सामंतों का जो एक वर्ग था दिल्ली दरबार में, कुतबी और मुइज्जी सामंत, वो इल्तुतमिश के विरोधी थे। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान का बहुत ज़्यादा दबदबा दरबार में हो गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। उसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह वाला मैटर अपन अभी वो रजिया वाले टाइम पे था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो दरबार में कुतबी और मुइज्जी सामंतों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और आराम शाह को वो गद्दी पर बैठा चुके थे। तो आराम शाह को गद्दी से हटा करके इल्तुतमिश ने सत्ता प्राप्त की 1211 ईस्वी में और दरबार के कुतबी और मुइज्जी सामंतों की
शक्ति को तोड़ने के लिए उसने अपने विश्वास पात्र 40 तुर्की दासों का एक दल बनाया, जिसे चालीसा का दल कहा गया। तो इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते वक्त 1211 में दिल्ली सल्तनत की परिस्थिति अनिश्चितता से ग्रस्त थी। यल्दोज और कुबाचा उसे चुनौती दे रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यद्यपि दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों को सुरक्षित रखा था, परंतु उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करने और स्वतंत्र सत्ता दिलाने का काम ऐबक नहीं कर सका। इल्तुतमिश को उत्तर पश्चिम प्रांत में यल्दोज और कुबाचा की आक्रामक गतिविधियों का सामना करना पड़ा था। गजनी का जो शासक था ताजुद्दीन यल्दोज, वो इल्तुतमिश को अपना अधीनस्थ समझता था, और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो ताजुद्दीन यल्दोज ने ऐसे उपहार इल्तुतमिश के पास भेजे जो एक संप्रभु शासक द्वारा अधीनस्थ को भेजे जाते हैं। तो यल्दोज जो था वो दिल्ली सल्तनत पर संप्रभुता का दावा रखता था। सबसे पहले उसको निपटना बहुत आवश्यक था। अतः इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में, जब यल्दोज ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में 1215 ईस्वी में ताजुद्दीन यल्दोज को परास्त कर मार डाला। इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत का मध्य एशिया की राजनीति से संपर्क हमेशा के लिए कट गया। लेकिन अभी तक कुबाचा जीवित था, जो सिंध और मुल्तान का शासक था। कुबाचा के विरुद्ध 1217, 1224 और 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अभियान किए। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। 1221 ईस्वी में हमने पढ़ा था कि जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण हुआ ख्वारिज्म के ऊपर, तो ख्वारिज्म का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो ख्वारिज्म देश को छोड़ करके सिंध और मुल्तान प्रदेश में आ गया। वहाँ उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। तो फिर नासिरुद्दीन कुबाचा के क्षेत्र में ही ये जलालुद्दीन मंगबरनी घूमता रहा। जलालुद्दीन मंगबरनी से लड़ने में नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति ख़त्म हो गई, क्योंकि नासिरुद्दीन कुबाचा के क्षेत्र में घुस गया था जलालुद्दीन मंगबरनी। बाद में इल्तुतमिश ने, जब नासिरुद्दीन कुबाचा ने लाहौर पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो 3 बार अभियान किए इल्तुतमिश ने, 1217, 1224 और 1228 ईस्वी। और इन तीनों अभियानों के बाद 1228 ईस्वी में कुबाचा का अंत हुआ। तो इस प्रकार इल्तुतमिश की गद्दी सुरक्षित हुई। तो हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर बलबन 1246 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। उसे भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा गद्दी पर बैठते ही पहले। हुआ ये था कि दिल्ली दरबार में उस वक्त तक चालीसा का दल बड़ा शक्तिशाली हो चुका था। इल्तुतमिश ने जो 40 विश्वास पात्र तुर्की गुलामों का दल बनाया था, वो अब किंग मेकर की भूमिका में आ गया था। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने 3 शासकों को, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उन्होंने रजिया को हटाने का पूरा प्रयास किया, फिर उन्होंने बहराम शाह को बनाकर हटा दिया, फिर मसूद शाह को बनाकर हटा दिया। तो हम समझ सकते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में ये चालीसा का दल आ गया था। तो बलबन, जो कि स्वयं इल्तुतमिश के ज़माने में चालीसा के दल का एक सदस्य रह चुका था, लेकिन जब वो खुद गद्दी पर बैठा तो बलबन ने ये महसूस किया कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सुल्तान का पद चालीसा के मुट्ठी में है। चालीसा का दल जिसे चाहता है उसे सुल्तान बना देता है, जिसे चाहता है उसे हटा देता है।
तो क्या करें, चालीसा के दल को समाप्त करें, ऐसा बलबन ने सोचा। और उसने धीरे धीरे करके एक एक करके चालीसा के दल के सदस्यों को समाप्त करना शुरू किया। चालीसा के दल के जो सदस्य थे उनके हाथ में जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो उनसे छीन लिए। नए व्यक्तियों को उसने, उच्च तुर्की कुलीन व्यक्तियों को उसने दिल्ली सल्तनत के उच्च पद दिए। चालीसा का दल समाप्त कर दिया। तो राजारोहण पर बैठते वक्त बलबन के सामने भी समस्या थी। और क्या समस्या थी? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा था तो मंगोल आक्रमण की भी संभावना थी। 1221 में कूटनीति से उसने जलालुद्दीन मंगबर्नी को शरण न देकर चंगेज खां के आक्रमण से अपने आप को बचा लिया था। तो मंगोलों का खतरा था, बलबन के समय में भी मंगोलों का खतरा था। बलबन ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए रक्षात्मक नीति अपनाई। जैसा हमने पढ़ा कि बलबन जो था उसने सीमांत प्रदेशों को दो भागों में बांटा। उसने सुनाम और समाना में अपने एक पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त किया। मुल्तान, सिंध और ये जो इलाका था वहाँ पर भी उसने अपने एक पुत्र बुगरा खां को नियुक्त किया। दुर्गों की उसने श्रृंखला बनाई थी। तो मंगोल आक्रमणकारियों से निपटने के लिए सुव्यवस्थित नीति की आवश्यकता थी। बलबन के समय भी मंगोलों की चुनौती थी, जैसी चुनौती इल्तुतमिश के समय में थी। विद्रोहों की समस्या दोनों के समय थी। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा था तो बंगाल में हेसामुद्दीन इवज ने विद्रोह कर दिया था। बलबन के समय में भी हमने पढ़ा था कि बंगाल का जो गवर्नर था तुगरिल बेग, उसने विद्रोह कर दिया था। हमने ये पढ़ा था उस समय बलबन का जब पढ़ा था पिछला चैप्टर कि तुगरिल बेग के विद्रोह को दबाने के लिए अवध के अमीन खां को बलबन ने भेजा, लेकिन जब वो असफल होकर के लौटा तो बलबन को इतना गुस्सा आया कि उसने अमीन खां को अवध की फाटक से लटकवा कर मार डाला। उसके बाद बलबन स्वयं गया अपने पुत्र बुगरा खां के साथ तुगरिल बेग के विद्रोह को दबाने में। तो जिस प्रकार इल्तुतमिश को हेसामुद्दीन इवज के विद्रोह का बंगाल में सामना करना पड़ा था, बलबन को भी बंगाल में तुगरिल बेग के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। दोनों ही शासकों ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान किया। इल्तुतमिश ने कुतबी और मुइज्जी सामंतों की शक्ति तोड़ने के लिए चालीसा का दल बनाया और चालीसा के दल को सामंतों के रूप में पदोन्नति देकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। यलदोज को परास्त करके दिल्ली सल्तनत को मध्य एशिया की राजनीति से मुक्त किया। कुबाचा को भी 1228 में परास्त किया और सिंध और मुल्तान के क्षेत्रों को इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और कूटनीति से काम लेते हुए 1221 में उसने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबर्नी को चंगेज खां के विरुद्ध शरण नहीं दी। तो इस प्रकार मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखा। बंगाल के हेसामुद्दीन इवज को परास्त कर 1224 ईस्वी में उसे मार डाला और उसके विद्रोह का दमन कर सल्तनत की स्थिति को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने और क्या कार्य किया? सैनिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुसंगठित किया था। जैसा कि हमने पढ़ा कि इक्तेदारी प्रथा को प्रचलित करके सल्तनतकालीन प्रशासन में सुदृढ़ता स्थापित की, सुव्यवस्था स्थापित की। उसने सैन्य संगठन को भी सुधारने का प्रयास किया। इल्तुतमिश ने हालांकि कोई केंद्रीय सैन्य विभाग तो नहीं बनाया था, लेकिन शाही अंगरक्षकों का दल बनाया था जिसे हश्म ए कल्ब कहते थे। और ये शाही अंगरक्षक थे, इनका जो प्रधान होता था वो सरे जानदार कहलाता था। तो इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का दल बनाया।
इल्तुतमिश ने नई मुद्रा का भी प्रचलन किया। सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी लिपि में लिखवाया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की न केवल ध्वस्त हो चुकी चौथी मंजिल का निर्माण करवाया, बल्कि नई 5वीं मंजिल भी बनाई। इल्तुतमिश के समय में हमने ये भी पढ़ा कि इल्तुतमिश जो था उसने लाहौर के बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इल्तुतमिश ने कई क्षेत्रों में प्रयास किया। मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा हमने पढ़ा कि अरबी लिपि में इल्तुतमिश ने अपना नाम अंकित करवाया सिक्कों पर। तांबे का जीतल और चांदी का टंका, ये सिक्के इल्तुतमिश ने ही चलाए। तो कई क्षेत्रों में इल्तुतमिश ने सफलताएं प्राप्त की। दूसरी ओर बलबन का देखें तो बलबन को भी गद्दी पर बैठते वक्त कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसा हमने पहले जिक्र किया। इल्तुतमिश की जो उपलब्धियां थी वो कई क्षेत्रों में थी, और इन्हीं बहुमुखी उपलब्धियों के कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया, महान शासक कहा गया। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ नोट कीजिए कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का प्रभाव अधिक समय तक बना नहीं रह सका, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, सामंत कौन थे उसके? चालीसा के दल के सामंत। तो चालीसा के दल के सामंतों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण दिल्ली सल्तनत को फिर से अव्यवस्थित कर दिया। इसका उदाहरण हमने पढ़ा था कि 10 वर्षों में 3 शासक बदल दिए उन्होंने। तो इस गंभीर समस्या वाली परिस्थिति में ही बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने दिल्ली सल्तनत को वैधानिक मान्यता दिलवाई थी। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मंशूर प्राप्त किया दिल्ली सल्तनत के लिए। मंशूर का मतलब स्वीकृति पत्र। तो दिल्ली सल्तनत को वैधानिक मान्यता दिलवाने का काम भी इल्तुतमिश ने किया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद चालीसा के दल ने दिल्ली सल्तनत को अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अव्यवस्थित कर दिया, और अपने वंशजों के लिए इल्तुतमिश गद्दी को सुरक्षित नहीं रख सका। 1266 में बलबन गद्दी पर बैठा, और 20 वर्षों के शासनकाल में बलबन ने दिल्ली सल्तनत को फिर से सुदृढ़ किया। बलबन ने सर्वप्रथम सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बहाल करने का उपाय किया। इसी उद्देश्य से उसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमने पिछली बार बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ा था कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की 3 मुख्य बातें थी: निरंकुशता, राजत्व का अर्धदेवी स्वरूप और न्याय। इनसे बलबन की जो सुल्तान का जो पद था उसको शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय मिला। निरंकुशता से सुल्तान के पद को शक्ति प्राप्त हुई। राजत्व के अर्धदेवी स्वरूप की घोषणा करने से सुल्तान के पद को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, और राजत्व के सिद्धांत के रूप में न्याय को अपनाने से सुल्तान की न्यायशीलता के रूप में प्रसिद्धि हुई। तो ये दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत को बलबन ने जो दिया उसके 3 ही बिंदु थे: निरंकुशता, राजत्व का अर्धदेवी स्वरूप और न्याय। बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए अपना जो दरबार था वो ईरानी पद्धति पर लगाया। जिस प्रकार ईरान के दरबार में सुल्तान के सामने, शासक के सामने दरबारी जब उपस्थित होते थे तो सिजदा और पोबोस करते थे। सिजदा का मतलब सिर झुकाना, पोबोस का मतलब, पेबोस का मतलब पैर चूमना। तो सिजदा और पेबोस, ये दोनों प्रथाएं बलबन ने भी अपने दरबार में लागू की। ईरानी पद्धति पर उसने अपना दरबार लगाया। उसके दरबार में कड़ा अनुशासन रहता था। हंसी टिटोली को उसने बंद करवा दिया।
दरबारियों के शराब पीकर आने पर बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी। और बलबन ने जब वो दरबार में उपस्थित होता था तो नंगी तलवारें, चमचमाती तलवारें लेते हुए जो उसके व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे वो उसके साथ चलते थे और उसके चारों ओर खड़े रहते थे। इससे दरबारियों में भय उत्पन्न हुआ। बिना सुल्तान की स्वीकृति के कोई भी सामंत या दरबारी बोल नहीं सकता था। दरबारियों के शराब पीकर आने पर रोक लगा दी। दरबारियों को एक निश्चित वेशभूषा में दरबार में आना अनिवार्य कर दिया। चालीसा के दल को बलबन ने समाप्त कर दिया। अपनी न्यायप्रियता को जनता के बीच में उजागर करने के लिए और सामंतों को ये एहसास कराने के लिए कि सुल्तान तुम्हारे से काफ़ी ऊंचा है, उसने कई अपराधी सामंतों को दंड दिया। जैसे अवध का जो सामंत था उसको उसने, अमीन खां उसका नाम था, तुगरिल बेग के विद्रोह को जब वो दबा नहीं सका तो उसको अयोध्या के फाटक से लटकवा कर मरवा डाला। बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को उसने 500 कोड़े लगवाए क्योंकि उसने अपने नौकर की हत्या की थी। तो बलबन ने सामंतों को दंड देकर के जनता में ये मैसेज दिया कि सामंतों की स्थिति सुल्तान के पद से काफ़ी नीचे है। तो इस प्रकार बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को, जो ईरानी प्रथाएं थी, उसको भी लागू किया। अपना जो राजत्व सिद्धांत था वो ईरान के सासानी शासकों से ही लिया था। तो राजत्व सिद्धांत के द्वारा बलबन ने सुल्तान के पद की शक्ति, प्रतिष्ठा और गौरव को फिर से स्थापित किया। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए बलबन ने सैन्य संगठन को भी शक्तिशाली बनाया। एक केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की, जिसका प्रधान आरिज मुमलिक होता था। उसने कई सारे गुप्तचर भी नियुक्त किए जिनको बरीद कहा जाता था, जो बलबन को सल्तनत की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देते थे। इस प्रकार एक नियमित सेना और गुप्तचर प्रणाली के माध्यम से उसने अपने सामंत वर्ग को अनुशासित करने के लिए इसका पूरा उपयोग किया। और अब सामंतों द्वारा सुल्तान की सत्ता को चुनौती देना संभव नहीं रहा था। बलबन ने और क्या कार्य किया था? हमने पहले भी पढ़ा था कि बलबन ने अपने राज्य में आंतरिक शांति और सुव्यवस्था बहाल करने के लिए कठोर उपाय किए। विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया। कौन कौन से विद्रोहियों का दमन किया? उसने मेवात के विद्रोहियों का दमन किया, कटेहर के राजपूतों के विद्रोहों का दमन किया। तो मेवाती विद्रोहों को, कटेहर के विद्रोहों को और बलबन के द्वारा बदायूं क्षेत्र में भी जो विद्रोह हुए उनका भी सख्ती से उनका अंत किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन ने शक्ति का उपयोग करके सारे विद्रोहों का अंत कर दिया। बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग के विद्रोह को भी उसने स्वयं जाकर के समाप्त किया। मंगोल आक्रमणकारियों की समस्या का समाधान करने के लिए जहां इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया था, वहीं बलबन ने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में, कौन कौन से सीमावर्ती क्षेत्र थे? सुनाम, समाना, भटिंडा, मुल्तान, सिंध, यहाँ पर उसने अपने पुत्रों को नियुक्त किया, बुगरा खां को और नासिरुद्दीन महमूद को। 1286 में एक मंगोल आक्रमणकारी तमर के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के दौरान बलबन के प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इससे बलबन को बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए दरबार में एक आंसू भी नहीं बहाया। वो ये जताना चाहता था कि सुल्तान का पद सबसे ऊपर है। बलबन ने जैसा अपने राजत्व सिद्धांत में कहा था कि
सुल्तान का पद ईश्वर की छाया होता है। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई बताया था और खुद के लिए जिल अल्लाह अर्थात ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग किया था। तो उसको सार्थक किया उसने। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर भी उसने एक आम व्यक्ति की तरह दरबार में किसी प्रकार के आंसू नहीं बहाए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एकांत में अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर रात्रि में घंटों रोता रहता था। लेकिन बलबन ने पहली बार मंगोलों के आक्रमणों को रोकने में सफलता प्राप्त की। भले ही उसकी ये रक्षात्मक नीति थी, मंगोलों के क्षेत्र में घुसकर मंगोलों को नहीं मारा उसने, बल्कि मंगोल आक्रमणकारियों को दिल्ली सल्तनत के इलाकों में घुसने से रोके रखा। सीमावर्ती क्षेत्रों में उसने दुर्ग बनाए, जैसा हमने पढ़ा था। तो बलबन के जो ये उपाय थे ये कारगर सिद्ध हुए और दिल्ली सल्तनत को नया जीवन प्राप्त हुआ। और बलबन के शासनकाल के बाद दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व पर तो कम से कम कोई खतरा भविष्य में नहीं आया। तो बलबन और इल्तुतमिश दोनों ने इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने अपने जो क्षेत्र थे उसमें उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी एक समानता हम देख सकते हैं दोनों में कि दोनों ही शासक अपने वंश को सुदृढ़ता प्रदान करने में असफल रहे। इल्तुतमिश के बाद उसके वंशज अधिक समय तक शासन नहीं कर सके और बलबन की मृत्यु के बाद भी बलबन के जो वंशज थे वो अधिक समय तक शासन नहीं कर सके। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके वंश को चालीसा के दल के सदस्यों ने महत्वहीन बना दिया था और उसके वंश का भी अंत हो गया। और बलबन की मृत्यु के भी 3 वर्ष बाद ही बलबन के वंश का अंत हो गया। तो दोनों ही अपने वंश को सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर सके। हालांकि दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता दोनों ने ही प्रदान की, लेकिन बलबन ने दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान की। तुलनात्मक रूप से देखें तो दोनों के बीच में कई सारी समानताएं असमानताएं दिखती है। बलबन और इल्तुतमिश दोनों ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने का काम किया, परंतु इल्तुतमिश ने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की, जबकि बलबन की उपलब्धि केवल एक ही क्षेत्र में देखी जा सकती है। कौन सा क्षेत्र? वो था सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने का क्षेत्र और कानून और व्यवस्था को स्थापित करने का क्षेत्र, जिसके तहत उन्होंने न केवल आंतरिक विद्रोहों का दमन बलबन ने सफलतापूर्वक किया, बल्कि मंगोल आक्रमणकारियों को भी रोके रखा। तो बलबन की उपलब्धियां सीमित क्षेत्र में थी। कानून और व्यवस्था को उसने इतना बढ़िया कर दिया कि दिल्ली सल्तनत सुदृढ़ हो गई। और इल्तुतमिश की उपलब्धियां कई सारे क्षेत्रों में थी, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, मुद्रा के क्षेत्र में। तो बलबन की उपलब्धि केवल एक ही क्षेत्र में थी, इल्तुतमिश की कई क्षेत्रों में उपलब्धियां थी। लेकिन जहां इल्तुतमिश की उपलब्धियों का प्रभाव सीमित समय में समाप्त हो गया, वहीं बलबन की उपलब्धियां अधिक स्थायी सिद्ध हुई। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें इल्तुतमिश और बलबन का, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियां थी तो विभिन्न क्षेत्रों में, परंतु कम समय के लिए थी, जबकि बलबन की उपलब्धियां एक ही क्षेत्र में थी, परंतु कौन सा क्षेत्र? कानून और व्यवस्था का क्षेत्र, परंतु उसका प्रभाव दीर्घकाल तक महसूस किया गया था। इल्तुतमिश और बलबन दोनों के बीच बलबन को ही हम महान कहेंगे, क्योंकि महान शासक वही होता है जिसकी उपलब्धियों का प्रभाव दीर्घकाल तक महसूस किया जाता है। तो इस प्रकार हम बलबन को इल्तुतमिश की तुलना में महान शासक कहेंगे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इल्तुतमिश और बलबन दोनों में से आप किसे महान शासक कहेंगे? सतर्क उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको इल्तुतमिश की उपलब्धियां बतानी, पहले तो दोनों के गद्दी पर बैठते वक्त दोनों के सामने क्या क्या समस्याएं थी वो बतानी है। दोनों ने उन समस्याओं का समाधान कैसे किया वो लिखना है। उसके बाद इल्तुतमिश ने कौन कौन से क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की, वो क्षेत्रों की उपलब्धियों का वर्णन करना है। बलबन ने किस क्षेत्र में उपलब्धियां ज़्यादा प्राप्त की उसका वर्णन करना है। और लास्ट में फिर ये पैराग्राफ लिखना है लास्ट में कि इल्तुतमिश की उपलब्धियां जहां विभिन्न क्षेत्रों में थी परंतु कम समय के लिए थी, वहीं बलबन की उपलब्धियां सीमित क्षेत्र में थी लेकिन अधिक स्थायी थी। अतः महान शासक हम उसे कहेंगे जिसकी उपलब्धियां अधिक स्थायी हो।
अतः इस दृष्टिकोण से देखें तो इल्तुतमिश और बलबन में से हम बलबन को महान शासक मानेंगे। तो यहाँ पर अपना ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूरा हुआ। तो आज का होमवर्क का प्रश्न भी आपका यही रहेगा कि इल्तुतमिश और बलबन की उपलब्धियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए आप किसे महान शासक मानेंगे? सतर्क उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अपना आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।